हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 20 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, आज है 20 अक्टूबर और आज लास्ट डेट है आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म फिल करने की। तो आप आज का दिन बहुत ध्यान रखें। किसी भी तरीके से आपका फॉर्म छूटना नहीं चाहिए। फॉर्म को बहुत ही शांति से और ध्यानपूर्वक भरें। आरआरबी एनटीपीसी का स्पेशल बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 45% फ्लैट ऑफ चल रहा है, आप इसे अवेल कर सकते हैं, जिसमें एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कवर है। इस बैच के अंदर 350 घंटे से ज्यादा की क्लासेस हैं, जो कि आपका एनटीपीसी और जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं उन सभी का सिलेबस कवर करता है, जैसे कि जनरल साइंस, जीएस जी के कंप्लीट, मैथ्स और रीजनिंग। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि गिरनार की पहाड़ियां भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है गुजरात। सबसे पहले तीन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर दिया है, उनमें से हैं आदर्श पटेल, इनका आंसर भी सही है। इसके बाद राजा सूर्यवंशी ने भी सही आंसर दिया है, और उसके बाद है अनुराग यादव। तो ये टॉप 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कई सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि अमित सिंह हो गए एंड नाजिद खान हो गए। इसके अलावा और भी स्टूडेंट हैं जिन सभी के आंसर सही हैं गुजरात। गिरनार हिल्स किस लिए फेमस हैं आपको पता है? पहली चीज तो ये कि जो गिरनार की पहाड़ियां हैं ये प्राचीन कालीन पहाड़ियां हैं। अब जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है कि जैन धर्म के अंदर जो 22वें तीर्थंकर हुआ करते थे, जिनका नाम था भगवान नेमिनाथ। क्या नाम था इनका? नेमिनाथ। इन्होंने यहाँ पर वर्षों तक मेडिटेशन किया है, तपस्या करी है, और उसके बाद यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति करी है। इसी वजह से गुजरात के अंदर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पहाड़ियां पाई जाती हैं, और इनकी अपनी एक मान्यता है। स्टैटिक जीके की किताब आप मेरी अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। इस किताब का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसको मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लॉन्च किया हुआ है। इस किताब में 81 टॉपिक स्टैटिक जीके के कवर हैं, और इतना ही नहीं, 2100 से ज्यादा टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन भी सॉल्यूशन के साथ कवर हैं। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये किताब बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन है जिनके द्वारा एक आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंट्रे। इस आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, और इसका इनॉग्रेशन डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में जो टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कई सारे फाउंडेशंस भी यहाँ पर हिस्सा लेने आए हैं, और ये इसका दूसरा संस्करण है जो कि आयोजित किया गया है। भारत में इसको पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये भारत में टाइगर्स को प्रोटेक्ट करें। तो ये जो एग्जीबिशन है ये 4 दिन की एग्जीबिशन है जो कि दिल्ली में आयोजित करी जा रही है। हाल ही में भारत के कितने ऐसे बैंक हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर के साथ पैक्ट साइन किया है? और इस पैक्ट का मेन उद्देश्य ये है कि गांव में जो उद्योग व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन तक वित्तीय सहायता पहुंचाई जा सके। तो टोटल 10 बैंक हैं जिन्होंने एक साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ पैक्ट साइन किया है। अब देखिए इस पैक्ट का मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग जो कि गांव के अंदर रोजगार पैदा कर रहे हैं या फिर बड़े व्यापार कर रहे हैं, उनको दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये जो बैंक है ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। ओके। इन 10 में से 9 सरकारी बैंक है और एक प्राइवेट बैंक है। बैंकों में जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक इसमें मर्ज है। हाल ही में ये कौन है जो कि इंग्लैंड के क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं? इनको आईसीसी की तरफ से हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो एक्चुअली टोटल 3 लोग हैं जिनको एक साथ आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसमें से एक तो है भारतीय खिलाड़ी नीतू डेविड। ठीक है, एक टाइम पर ये भारत की खिलाड़ी रह चुकी हैं। इन्होंने क्रिकेट में ऑब्वियस सी बात है किस तरीके का योगदान दिया होगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। इस टाइम पर नीतू डेविड जो है ये चेयरपर्सन है इंडियन वुमेन्स टीम के सिलेक्टर्स कमेटी की। बाकी साउथ अफ्रीका से एबी डिविलियर्स को शामिल किया गया है।
और जो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये इंग्लैंड के कैप्टन रह चुके हैं, एलियस्टर कुक। क्या नाम है? एलियस्टर कुक। तो ये तीन खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर साल आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ी नहीं चुने जाते हैं, लेकिन इस साल चुने गए हैं, पिछले साल नहीं चुने गए थे। तो आप एटलीस्ट इनका नाम जरूर ध्यान रखें, तीनों का, एबी डिविलियर्स, एलियस्टर कुक और तीसरी नीतू डेविड। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी, लेकिन आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम की शुरुआत साल 2009 में करी है। कुछ टाइम पहले ही आपको पता होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। बाय द वे, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे ग्रेग ब्रैकली। अभी कुछ टाइम पहले ही जो जे शाह है ना, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह, इनको भी आईसीसी के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। लेकिन जे शाह अपना कार्यभार 1 दिसंबर से संभालेंगे, और ग्रेग ब्रैकली 1 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। अभी हाल ही में ये कौन सा कैंपेन है जो कि भारत सरकार ने मेटा कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? ये पूरे भारत भर में लोगों को ऑनलाइन स्कैम से बचाने के लिए चलाया जा रहा है। तो ये जो स्कैम, इसका जो कैंपेन का नाम है, इसका नाम है स्कैम से बचो। क्या नाम है? स्कैम से बचो। और मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, तो मेटा की यहाँ पर मदद ले रही है भारत सरकार। और मेटा पूरे भारत भर में जगह जगह पर वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे, और लोगों को ये बताएंगे, यूथ को ये समझाएंगे कि आप ऑनलाइन स्कैम से कैसे बच सकते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग को लेकर भी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। अगर आप कॉमर्शियल पोर्टल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनके लिए आप पे तो कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ें कभी भी आप तक नहीं पहुंचती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पे किया है मोबाइल फ़ोन के लिए, और पता लगा आपके घर में एक साबुन की टिकिया आ गई है। तो इस तरीके के भी केसेस देखने को मिले हैं। ये सारे क्या हैं? ऑनलाइन स्कैम्स ही हैं। इनसे बचने के लिए स्कैम से बचो स्कैम कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी को भी बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप लॉन्च करी जाएंगी। मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना साल 2004 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और मेटा के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। हाल ही में भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी लॉन्च करी है। इस नई पॉलिसी के अंतर्गत अब अगर आपको रेलवे में टिकट बुक करानी है, इंडियन रेलवे में, तो कितने दिन पहले से आप टिकट बुक करा पाएंगे? तो देखिए, अभी तक ये प्रावधान था कि आप 120 दिन पहले से टिकट बुक करा सकते थे, मतलब 4 महीने पहले से आप अपनी टिकट ट्रेन में बुक कर सकते थे। लेकिन अब इसको घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। अब केवल आप मैक्सिमम 2 महीने पहले ही टिकट कर पाएंगे। और एक और यहाँ पर बदलाव है। ये जो बदलाव किया गया है, ये इस वजह से किया गया है कि अभी तक क्या होता था कि इतना ज़्यादा एक्सटेंशन मिल जाता था कि कई लोग एक ही बार में सारी टिकट परचेज कर लेते थे, उसके बाद उसे ब्लैक करने का काम करते थे। तो इसका कारण तो ये हो गया। दूसरा एक बदलाव ये है कि दिन में चलने वाली जो कुछ ही, जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेन हैं, वैसे तो दिन में एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बहुत कम चलती हैं। एक्सप्रेस ट्रेन जो हैं ये रात में ज़्यादा चलती हैं। तो जो दिन में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन हैं, उनके टाइमिंग में और उनकी बुकिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि ताज एक्सप्रेस हो गई, गोमती एक्सप्रेस हो गई, इनमें कोई भी बदलाव नहीं है। बाकी जो रात की एक्सप्रेस ट्रेन हैं, उनके लिए 60 दिन ही अब हो गया है। केवल आप 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे। एक और बात, जैसे कि कोई फॉरेनर आता है भारत में, तो वो इंडियन रेलवे में 365 दिन पहले से टिकट बुक कर सकता है, मतलब 1 साल पहले से वो अपनी टिकट बुक कर सकता है। तो फॉरेनर्स के लिए कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। वो पहले भी 1 साल पहले ही टिकट बुक कर सकते थे, और अभी भी 1 साल पहले ही वो टिकट बुक कर पाएंगे। ये जो नई पॉलिसी लागू हो रही है, ये आने वाले 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस टाइम पर अफ्रीका रीजन की यात्रा में है, और अफ्रीका में अल्जीरिया की ऑफिशियल विजिट पर है। तो अल्जीरिया की कैपिटल अल्जियर्स में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है अब्दुल मजीद टोबेन। क्या नाम है? अब्दुल मजीद टोबेन। इन्होंने डॉक्टरेट से सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और ये जो इनको सम्मान दिया गया है, ये अल्जियर्स के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सिदी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा सम्मानित करी गई है। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, एंड मोरक्को की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं रबात। क्या बोलते हैं? रबात। ये कौन है जिनके द्वारा यूके इलस्ट्रेशन अवार्ड जीता गया है? इनका एक आर्ट वर्क है जिसका नाम है मैरी गोल्ड।
तो ये जो आर्टिस्ट हैं इनका नाम है अदिति आनंद। क्या नाम है? अदिति आनंद। भारतीय मूल की हैं और 25 साल केवल उम्र है। इन्होंने एक ऐसी आर्ट बनाई है जिसमें बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करी गई हैं। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस आर्ट वर्क का नाम है मैरी गोल्ड। इस आर्ट वर्क में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो बच्चा है ये एक तरीके से चाइल्ड लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरीके की जब स्थितियां होती हैं घरों के अंदर जहां पर वेल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो इनका जीवन होता है, जो आप बोल सकते हो चाइल्डहुड होता है, वो धीमे धीमे वैनिश होता चला जाता है। बचपन कहीं एक किनारे चला जाता है और अचानक से जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो ये जो आर्ट वर्क है ये अपने आप में आज की डेट में भारत का एक पूरे तबके को रिप्रेजेंट करता है। अदिति आनंद जो हैं ये इंग्लैंड के अंदर कैम्ब्रिज में एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करती हैं। इसी वजह से इनको ब्रिटेन का इलस्ट्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली इस पुरस्कार को विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम्स इलस्ट्रेशन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये जो इनका आर्ट वर्क है ये अगले साल सितंबर 2025 तक लंदन की एग्जीबिशन में रखा जाएगा। ये कौन सा शहर है जहां पर भारत और तुर्की के बीच में फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च करी गई है? तो भारत और तुर्की के बीच में एक फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस बार किया जा रहा है हैदराबाद में। और हैदराबाद ही क्यों इसको चुना गया है? वो इसलिए कि जो टर्किश टूरिस्ट हैं वो जब ज्यादातर भारत में आते हैं तो वो हैदराबाद को विजिट करना बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। अब इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि भारत और टर्की के बीच में टूरिज्म को बढ़ावा देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, एजुकेशन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सभी क्षेत्रों में भारत और टर्की ने इस एसोसिएशन के अंतर्गत पैक्ट साइन किए हैं। वैसे इस टाइम पर भारतीयों में भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि वो टर्की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा पूरे राज्य के अंदर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 6 पॉलिसीज लॉन्च करी गई हैं? तो इसको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो 6 योजनाएं हैं इसके अंतर्गत आपको बता देता हूं। एक तो है आपकी पहली हो गई प्राइवेट पार्क पॉलिसी, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार के द्वारा नए नए पार्क्स खोले जाएंगे। दूसरा एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत उद्योग करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा जो है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगी गवर्नमेंट। चौथा जो है ये इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर भी तैयार करेगी गवर्नमेंट। पांचवा जो इसके अंतर्गत आता है ये है इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी। मतलब यहाँ पर ग्रीन एनर्जीज को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए एंड विंड पावर प्लांट्स हो गए। और आपका इसमें लास्ट जो आ जाता है छठवां पॉलिसी है वो है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। मतलब आंध्र प्रदेश सरकार इस पर भी जोर देगी कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो हरित प्रदेश हैं, मतलब जहां पर आप बोल सकते हो आम भाषा में कि अनाज ज्यादा से ज्यादा उगाया जाए और उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाए। ये जो टोटल 6 पॉलिसीज का प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश की सरकार 30 लाख करोड़ का निवेश एक्सपेक्ट कर रही है। इसके लिए दुनिया भर के कई सारे इंडस्ट्री होल्डर्स आए हुए थे। और जब ये 6 पॉलिसीज लागू होंगी तो अगले 5 सालों में, मतलब 2029 तक अगर बात करें, तो आंध्र प्रदेश के अंदर करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आंध्र प्रदेश में गवर्नर है इस टाइम पे एस अब्दुल नजीर। और हरियाणा से याद आया, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था हरियाणा के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। ठीक है, इन्होंने 13 मंत्रियों के साथ अपने कैबिनेट में शपथ ग्रहण करी है। ये कौन है जिनके द्वारा आरोहा 2024 कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया गया है? यहाँ पर आरोहा का मतलब है एडवांसमेंट्स ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा। तो दरअसल भारत में आयुर्वेदा को रिसर्च एंड डेवलप करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका उद्घाटन किया गया और इसका इनॉग्रेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। और मेन पर्पस ये है, आपको पहले ही पता है, भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना ही इसलिए करी है कि आयुर्वेदा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, इन सभी दवाओं को भारत में प्रमोट किया जा सके और एलोपैथी दवाएं जो हैं उनका यूज कम किया जा सके। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में भारतीयों के लिए
नई वीजा ऑन अराइवल पॉलिसी लॉन्च करी है? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। वैसे इस साल के शुरुआत में, अगर फरवरी के महीने में बात करें, तो उस टाइम पर दुबई के द्वारा भारतीयों के लिए, मतलब ऐसे भारतीय जो कि व्यापार वगैरह वहां से करते हैं, तो उनके लिए 5 साल का हैजल फ्री वीजा पॉलिसी लॉन्च करी गई थी। मतलब एक बार वो वीजा बनवा लें, उसके बाद 5 साल तक वो मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं, जब चाहें तब आ जा सकते हैं दुबई। ठीक है। लेकिन अब क्या है, पूरे देश ने ही भारतीयों के लिए, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात ने ही पूरे भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की पॉलिसी लॉन्च करी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, आप सीधे टिकट करा के यूएई पहुंच सकते हैं और वहीं पर इमिग्रेशन काउंटर में ही आपका वीजा बना दिया जाएगा। ये जो वीजा होगा, ये आपका 14 दिन के लिए बनेगा घूमने वगैरह के लिए, लेकिन आप इसे एक्सटेंड करा सकते हैं अगले 60 दिनों के लिए। तो अगर 14 दिन के बाद आपको लगता है कि आपको और रुकना है, तो आप 60 डेज वाला एक्सटेंशन करेंगे, जिसके लिए एक पर्टिकुलर फी लगेगी। आप वो फी पे कर दीजिए और अगले 60 दिन तक आप वहां पे रुक सकते हैं। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। और अभी 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, अबू धाबी इस टाइम पर दुनिया का सबसे वेल्दी शहर डिक्लेयर किया गया है, जिसने न्यूयॉर्क वगैरह को सबको पीछे छोड़ दिया है। और यूएई में प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं एंथनी एल्बनीज। यह कौन सा भारतीय संस्थान है जिसके द्वारा पहली बार इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर दुबई में खोला गया है? तो यह है आईआईटी मद्रास। इन्होंने पहली बार अपने इंस्टीट्यूशन का कोई इनोवेशन सेंटर भारत के बाहर खोला है, और इसका इनॉग्रेशन इन्होंने दुबई में किया हुआ है। दरअसल भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में जो हायर एजुकेशन को लेकर सरकारों ने पैक्ट साइन किया है, उसके अंतर्गत ही इन्होंने दुबई में इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना करी है। तो अल्टीमेटली आईआईटी मद्रास यूनाइटेड अरब अमीरात के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च एंड इनोवेशंस करेंगे। और इसमें अगर बात करें, तो दुबई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म भी शामिल है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, पॉलिटी से है। इंट्रोडक्शन ऑफ यूटीज जो है, मतलब हमारे देश में जो यूटीज का प्रावधान आया है, केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रावधान आया है, यह संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत लिया गया है? 7वां, 10वां, 21वां या 42वां? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 और 25 के किसी भी एग्जाम के लिए एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हैं। यह बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस बैच के बाद आपको जीएस में कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत है। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब कुछ तो कवर किया ही है थेरी फॉर्म में। इसके अलावा पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हैं, और वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी अलग से आपको दिया हुआ है पूरे पैकेज के रूप में। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे परचेज करके पूरी जीएस अपनी कवर कर सकते हैं। जल्द से जल्द, आप जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी आप कवर कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि एक ही बार में पूरा पैकेज आपको मिल जाता है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।